हेलो स्टूडेंट्स, आज लीनियर इनइक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो कल के लेक्चर में हमने टोटल 4 चीजें पढ़ी थी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आइए उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्टडीड इन लेक्चर 1। ठीक है, तो लेक्चर 1 में जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है उनको अभी रिवाइज करेंगे। तो हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये जो 4 सिंबल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था कि इनका मतलब क्या होता है। तो आइए क्या कहते हैं, फटाफट पहले इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर 2 के कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या कहते हैं, एक ऐसा वैल्यू होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। यही हमने पढ़ा था कल। जैसे 5 एक कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि 5 चेंज नहीं हो सकता है। 1/2 एक कांस्टेंट है, 0.1 एक कांस्टेंट है, -8 एक कांस्टेंट है। इस तरह से कई सारे कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, 5/4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान जो है स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल के बारे में क्या पढ़ा था कल हमने, कि वेरिएबल को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक अननोन नंबर को व्यक्त करता है। यही पढ़ा था हमने। जैसे कि आपका ये सब वेरिएबल हो गया, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, यू वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, डब्ल्यू वेरिएबल है। तो ऐसे कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को सबसे पहले किसी अल्फाबेट से क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने कल पढ़ा था कि अल्फाबेट ए टू जेड हो सकता है स्मॉल में, या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है जो कि किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हम आपसे ये पूछे कि x का वैल्यू क्या है, तो आप नहीं बता सकते कि x का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या कहते हैं, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी हम लोग का अच्छे से क्लियर होगा, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। चलिए, उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, या तो वो कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो कांस्टेंट वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी कांस्टेंट एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है। x एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी वेरिएबल भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है। 4x एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को यह भी बोलता है कि जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में संयोजन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा, तो 4 और x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमको 4x मिलता है। इसलिए 4x क्या हो जाएगा, आपका एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसी तरीके से y एक वेरिएबल है, 4 एक कांस्टेंट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया प्लस साइन लगा करके, इसलिए y + 4 भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो कल के लेक्चर में हमने क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में भी चर्चा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमने और क्या डिस्कस किया था कल, हाँ, उसके बाद फिर हमने कल जो है इन 4 सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, अगर इस तरह से कुछ भी लिखा रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x y से बड़ा है। अगर इस तरह से कुछ भी लिखा रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, x इज लेस देन y, यानी कि x y से छोटा है। अगर इस तरह से कुछ भी लिखा है तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि x y से बड़ा या उसके बराबर है। और इस तरह से जब भी कुछ भी लिखा रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी कि x y से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए, कल हमने कई सारे एग्जांपल्स भी किया था और हमने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे 4 और 3, ठीक है, तो 4 और 3 में बड़ा कौन सा होता है, 4। तो हमने बताया था कि मुंह हमेशा बड़े संख्या की तरफ खुलता है। ठीक है, तो इस चिन्ह को आप यूज कर सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, 4 3 से बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 3। मान लीजिए कि 2 है 5 है, ठीक है, तो मुंह 5 की तरफ खुलेगा, क्योंकि मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ खुलता है। लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ा हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है। तो क्या बोलेंगे, 2 5 से छोटा है, यानी कि 2 इज लेस देन 5। चलिए, इसके बारे में कल हमने क्या पढ़ा था कि इस यहां से 2 कंडीशन निकल के आता है।
या तो x और y बराबर होगा या तो x y से बड़ा होगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई कीजिएगा। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि x y के बराबर होगा या x y से छोटा होगा। ठीक है, तो इस दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो ये कंडीशन मेरा क्या कहते हैं ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये सब के बारे में कल हमने चर्चा किया था। चलिए आगे बढ़ते। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी नीड सिंबल्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यानी कि हमें चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू की आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड इट, क्यों जरूरत है हमको। ठीक है, और सेकंड चीज जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है कि एक इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब इनइक्वालिटी किसको कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर का दो उद्देश्य रहेगा हमारा। सबसे पहले ये जानना कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, एंड सेकंड चीज की इनइक्वालिटी क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए इस स्लाइड में क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो एक चित्र बना हुआ है जिसमें कि एक लड़की है। ठीक है, वो ये सोच रही है, उसके दिमाग का बत्ती जला हुआ है और वो ये प्रश्न कर रही है खुद से कि आखिरकार इन सिंबल्स का क्या कहते हैं हमारे जीवन में क्या प्रयोग है। तो चलिए इसी का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इन दो सिंबल्स का क्या जरूरत है। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। ग्रेटर देन, लेस देन, अलाउ अस टू कंपेयर। तो पहला शब्द जो निकल के आता है वो होता है कंपेयर। ठीक है, फिर से पढ़ा जाए। ग्रेटर देन, लेस देन, अलाउ अस टू कंपेयर एंड इस्टेब्लिश रिलेशन। तो दूसरा चीज क्या निकल के आता है, इस्टेब्लिश रिलेशन। इस्टेब्लिश रिलेशन। ठीक है, किन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, बिटवीन टू अनइक्वल क्वांटिटीज। टू अनइक्वल क्वांटिटीज। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस से ये तीन चीज निकल के आ रहा है। ठीक है, कंपेयर, इस्टेब्लिश रिलेशन, टू अनइक्वल क्वांटिटीज। तो देखिए बेसिकली ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप दो अनइक्वल क्वांटिटी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 4 और 3 ले लिए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दो अनइक्वल क्वांटिटी है। तो इस क्राइटेरिया को पूरा कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमको पता चला कि 4 जो है 3 से बड़ा होता है। तो 4 अगर 3 से बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, लिखने के लिए कोई ना कोई तो क्या कहते हैं चिन्ह यूज करेंगे। उस चिन्ह को जैसे यूज करेंगे ना आप, ये तीसरा क्राइटेरिया भी पूरा कर दीजिएगा। वो क्या होता है, इस्टेब्लिश रिलेशन करने का। तो जैसे हम ये चिन्ह लगाते हैं तो हम एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर देते हैं कि 4 3 से बड़ा है। इसलिए ग्रेटर देन, लेस देन का जो चिन्ह होता है वो हमें क्या करता है, कंपेयर, इस्टेब्लिश रिलेशन और दो अनइक्वल क्वांटिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी दो अनइक्वल क्वांटिटी है तो उसको आप कंपेयर करके जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, उसी में आपका क्या कहते हैं, ये ग्रेटर देन और लेस देन का उपयोग होता है। जैसे हिंदी में पढ़िए इसको, क्या है, इससे भी आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। ग्रेटर देन, लेस देन हमें दो असमान मात्राओं यानी कि दो अनइक्वल क्वांटिटी की तुलना, मतलब तुलना एवं उनके बीच संबंध को स्थापित करने में सहायता करता है। तो दो असमान मात्रा ले लीजिए आप, 2 और 3। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पूरा कर दिए। अब तुलना करिए, तो तुलना करने में पता चला कि 2 और 3 में 3 बड़ा होता है। अब संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने के लिए आपको चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम इस चिन्ह का उपयोग करें। तो
मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो क्या उपयोग है? जब भी दो अनइक्वल क्वांटिटी यानी दो असमान मात्राओं को तुलना करके, कंपेयर करके उनके बीच अगर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाता है तो वहीं पे क्या कहते हैं, आपका ग्रेटर देन और लेस देन का उपयोग होता है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, इस चीज का, इस प्रश्न का क्या कहते हैं, हमें उत्तर मिल गया होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन जो होता है उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज आता है कि भैया इसका का फिर क्या यूज है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोलता है? ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अलाउ अस टू एस्टैब्लिश, क्या करने के लिए? एस्टैब्लिश करता है। क्या चीज एस्टैब्लिश करता है? द मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। तो देखिए, लिखिए, पहले पढ़िए और लिखिए तब समझ में आएगा। एस्टैब्लिश करना है तो हमको कुछ स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? मिनिमम या मैक्सिमम किसका? वेरिएबल का। कि मतलब किसी वेरिएबल का मिनिमम या मैक्सिमम क्या है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कांस्टेंट या वेरिएबल। यानी कि हमें एक और कांस्टेंट चाहिए होगा या तो वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़िए, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलिए, उसके बाद फिर जब दूसरा एग्जांपल लेंगे तो लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू अलाउ अस टू एस्टैब्लिश मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ ए वेरिएबल। तो यहां पे वेरिएबल कौन सा है? x। यानी कि हमको x का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, मतलब दोनों में से कोई एक ही चीज निकालेंगे। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? या तो यहां पे एक कांस्टेंट रहेगा या तो यहां पे एक वेरिएबल रहेगा। मतलब आप इस तरह से अगर लिखिएगा तो यहां पे क्या है, यहां पे हम x का मिनिमम या मैक्सिमम निकालने का कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कौन? एक वेरिएबल। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का क्या उपयोग होता है? ठीक है, उसको चलिए हम लोग क्या कहते हैं और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से। तो डेफिनेशन क्लियर है ना हम लोग? तो देखिए, एक खाली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि x हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमको क्या बोलता है डेफिनेशन कि ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल जो होता है वो हमको इसका मिनिमम या तो मैक्सिमम दोनों में से किसी एक चीज का लिमिट एस्टेब्लिश करता है। किसके रेस्पेक्ट में? एक कांस्टेंट या वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे एक कांस्टेंट है। तो देखिए, अब जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है? तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से दो चीजें निकल के आती है, या तो x 4 के बराबर है या तो x 4 से बड़ा है। यही पढ़े थे हम लोग। तो देखिए, या तो x 4 के बराबर है या तो x 4 से बड़ा है। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है कि x का या तो हम मिनिमम स्टैब्लिश करेंगे या तो मैक्सिमम स्टैब्लिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन ले लीजिए और इस पे क्या कहते हैं, इस तरफ माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है, इस तरफ प्लस इंफिनिटी होता है, बीच में जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग केवल 4 से हम लोग को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा 4 का केवल काम है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 4 यहाँ पे है। तो देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का क्या मतलब होता है? x 4 के बराबर है या तो x 4 से बड़ा है। तो हमको पता है x 4 के बराबर यहाँ पे होता है। चलिए, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? x 4 से बड़ा है। तो हमको पता है भाई कि इस तरफ कौन कौन से नंबर होते हैं, 5 6 7 चलते जाएगा, और इस तरफ कौन कौन से नंबर होंगे, 3 2 चलते जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे नंबर होते हैं, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, x 4 के बराबर, इसका मतलब है कि ये सर्कल से हमने इसको कर लिया, और x 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होता है? तो 5 6 7। यानी कहने का मतलब ये है कि x कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x ये सब वैल्यू ले सकता है, 4 के बराबर या उससे बड़ा। तो 4 5 6 7
चलते जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए इन सब में आप देखिएगा कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 4 5 6 7 इंफिनिटी तक जाइएगा तो सबसे छोटा क्या है 4। आप देखिएगा 4 के इधर क्या आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों 4 के इधर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको 4 के या तो बराबर रहना है या तो आपको 4 से बड़ा रहना है। तो जब हम लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमको इससे एक चीज पता चल रहा है कि जो सबसे छोटा वैल्यू जो x का हो सकता है वो 4 है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया ना गुरु, कि जब भी हम लोग लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 जो होता है वो x का मिनिमम वैल्यू होता है। 4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो क्या हम इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो जब भी आप कभी भी देखिएगा अगर आपको लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज a। ठीक है, और अगर आपको क्या कहते हैं कभी भी इस तरह से कुछ लिखा रहेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो भी हम लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज y। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर x लेस देन इक्वल टू 4 लिखेंगे या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2 ले लिया जाए, तो उससे क्या निकलता है, क्या उससे मिनिमम निकलता है या मैक्सिमम निकलता है? तो देखिए x लेस देन इक्वल टू 2, तो इससे दो निष्कर्ष निकलता है जैसे हम लोग कल पढ़े थे, x या तो 2 के बराबर होगा या x 2 से छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया जाए, माइनस इंफिनिटी, ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी इधर हो गया, इधर प्लस इंफिनिटी में 2 हो गया। अब देखिए x 2 के बराबर है तो 2 को तो ले ही सकते हैं। चलिए दूसरा चीज क्या बोल रहा है, x 2 से छोटा, तो देखिए 2 के इधर कौन कौन सा नंबर होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, चलते जाता है। और इधर इधर आपका होगा 3 होगा, 4 होगा, चलते जाएगा। अब देखिए x 2 के बराबर है तो ऑलरेडी ले लिया हमने, और x 2 से छोटा है, 2 से छोटा कौन कौन सा नंबर होता है, तो 1 0 -1, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x क्या होगा, x ये सारे नंबर होंगे -1 0 1, यानी कि 2 1 0 -1 और इस तरफ चलते जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर आप देखिएगा कि 2 है। ठीक है, क्या 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आपको रोक रहा है ना, ये दोनों कंडीशन, कंडीशन क्या है, x 2 के बराबर हो या तो उससे छोटा हो, तो इधर तो जा नहीं सकते हम, यानी कि 2 मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको लिखता है x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 2। तो अगर इसको क्या कहते हैं हम लोग जनरल रूप में लिखने का कोशिश करें, तो देखिए क्या होगा जनरल रूप में अगर लिखा जाए तो अगर हम लोग लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू a, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज a। अगर हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू y, तो हम ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज y। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, तो देखिए पीछे चलते हैं, तो अब इसको फिर से ध्यान से पढ़िए। तो क्या बोलता था कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अलाउ अस टू एस्टैब्लिश दी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए वेरिएबल, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वेरिएबल है x, ठीक है, 2 केस ले रहे हैं, अब इसका हमको इस्टेब्लिश करना है मिनिमम या मैक्सिमम, किसके रेस्पेक्ट में, या तो इधर कांस्टेंट होगा जैसे कि हमने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू a,
या x ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ले लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कांस्टेंट कर दिया, या डेफिनेशन आपको ये भी बोलता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर कांस्टेंट और वेरिएबल भी ले सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसको अगर खाली पढ़िएगा तो हम क्या बोल सकते, इसको पढ़िएगा तो क्या बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब हो गया कि x का जो मिनिमम है वो 4 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y का मतलब क्या हो गया, x का जो मिनिमम है वो y है। उसी प्रकार, ठीक है, अगर क्या कहते हैं लेस देन इक्वल टू के लिए समझने का कोशिश किया जाए तो देखिए क्या बोलता है, लेस देन इक्वल टू अलाउ अस टू एस्टैब्लिश दी, तो फिर से आप दो ठो x लिखिए, एक बार में आप पहले केस में एक कांस्टेंट ले लीजिए और दूसरे केस में एक वेरिएबल ले लीजिए। तो हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़े थे कि जब भी x लेस देन इक्वल टू 2 होता है, इसका मतलब होता है कि x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 होगा, और इस केस में आपका x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो y होगा। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, अब आप लोग किसी को भी ये समझा सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का क्या जरूरत पड़ता है मैथमेटिक्स में, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या कहते हैं किसी एक वेरिएबल का किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मिनिमम या मैक्सिमम एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, असमिता की परिभाषा। अब देखिए क्या बोलता है इसमें, टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को ले लीजिएगा और उन दोनों के बीच में अगर हम किसी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें जहां पर ये चार में से कोई एक चिन्ह का यूज किया जाएगा तो हम एक इनइक्वालिटी को फॉर्म करेंगे। हिंदी में पढ़िए, दो बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, दो बीजगणितीय व्यंजक के बीच चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू द्वारा स्थापित किए गए संबंध को असमीका कहा जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है 4 और 3 और उन दोनों के बीच में ग्रेटर देन सिंबल का यूज किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे देखिए दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का यूज किया गया है और उसके बीच में लेस देन चिन्ह है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे देखिए दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का यूज किया गया है और उसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनइक्वालिटी है। इस एग्जांपल में भी देखिएगा यहाँ पे दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का यूज किया गया है और बीच में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, इसलिए ये एक इनइक्वालिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है गुरु, अगर क्या कहते हैं कभी भी दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पकड़ लो, जैसे मान लो 2x ले लिया और 3y ले लिया, ये दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोग इस चार में से कोई भी एक चिन्ह लगा देंगे ना, तो इसकी वजह से जो हमको आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वालिटी। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी क्लियर होगा आपको कि जब भी दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए और उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए इस चार में से किसी भी चिन्ह का अगर आप यूज कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी को फॉर्म करेंगे। चलिए तो आज हमने क्या कहते हैं, आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, तो आज के लेक्चर का समरी किया जाए। तो देखिए आज के लेक्चर का समरी क्या है, तो व्हाई डू वी नीड सिंबल्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो हमने पढ़ा कि ग्रेटर देन और लेस देन का यूज कहां किया जाता है, तो टू अनइक्वल क्वांटिटीज होगा, जब भी आपके पास दो अनइक्वल क्वांटिटीज होगा और इन दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद फिर हम लोग ने क्या पढ़ा
कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो जब भी हम लोग इस तरह से कुछ भी लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब होता है कि आपका x का मिनिमम वैल्यू a है। और जब भी हम लोग लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब होता है कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a है। ठीक है, यही चीज हम लोग निकाले थे निष्कर्ष। और फाइनली क्या कहते हैं, आपका डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी पढ़े, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी हम दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ले लिए, जैसे मान लीजिए कि x प्लस 4 ले लिया, y प्लस 2, और इन दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में अगर हम क्या कहते हैं कि चार में से किसी भी एक चिन्ह का उपयोग कर ले, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये चिन्ह लगा दें, इसकी वजह से जो ये जो आउटपुट मिलता है ना, वो क्या होता है, वो एक इनइक्वालिटी होता है। तो मेरे हिसाब से आज ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, डिटेल्ड रूप में समझाया गया है, इस पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को क्या कहते हैं अब यहीं पे समाप्त किया जाए। तो मेरा क्या कहते हैं सारे स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि आपका जो भी डाउट है, ठीक है, जैसे लेक्चर में बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो आपका लेक्चर से संबंधित जो भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं पोस्ट करिए, या तो आप क्या कहते हैं अपने डाउट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9631144170। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से ये होगा कि जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कल हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3, तो उसमें क्या किया जाएगा कि आपके जितने भी जो डाउट्स है ना, जो कि कमेंट और व्हाट्सएप में मैसेज के रूप में आए होंगे, उनको सबसे पहले डिस्कस करके आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर लेक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं चीजें बहुत स्पष्ट और क्लियर होंगी जो मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर क्या कहते हैं अपना ध्यान रखिए और हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।